नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल वी एजुकेटिव में। मतदान समाप्ति के पश्चात जब आप संग्रहण केंद्र में सामग्रियों को जमा करवाने जाते हैं तो मशीन को जमा कराते समय आपको रिटर्निंग ऑफिसर को अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराई जानी होती है, जो कि 16 बिंदुओं की भी होती है। साथ ही साथ 20 बिंदुओं की भी ये रिपोर्ट है। इसको भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन पॉइंट्स को आपको ध्यानपूर्वक भरना है, अन्यथा की स्थिति में आपकी पोलिंग पार्टी है जो स्क्रूटनी के लिए तैयार भी रहें। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आपको 16 बिंदुओं की जो रिटर्निंग ऑफिसर को अतिरिक्त सूचना वाली रिपोर्ट है उसको भरने का तरीका बताते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने इसका ये प्रारूप दिया गया है। प्रेक्षक या फिर रिटर्निंग ऑफिसर को अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने हेतु पीठासीन अधिकारी का प्रपत्र है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जिस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी है उस संसदीय क्षेत्र का यहाँ पर उल्लेख करना है। मान लिया उदाहरण के लिए हमने यहाँ 03 पूर्वी चंपारण लिख दिया है। आप हिंदी में भर सकते हैं इसको। और निर्वाचन क्षेत्र बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025, यहाँ पर प्रीफिल्ड ये होगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम। तो हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए मोतिहारी लिख दिया है, 19 मोतिहारी। और मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम ये आपको आपके ड्यूटी ऑर्डर में मेंशन होगा, तो इसको आप उससे हिसाब से भर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने भर दिया है 45 राजकीय प्राथमिक विद्यालय XYZ, जो भी आपको आवंटित हो रखा होगा। अब यहाँ पर इसके विभिन्न बिंदुओं में आते हैं और एक एक करके आपको इसको ध्यानपूर्वक भरना है। और ध्यान रखिएगा कि जो ये मैचिंग होगी इसमें मतदान की, वो पीठासीन अधिकारी की डायरी, साथ ही मतपत्र लेखा प्रारूप 17 इनसे ये मैच करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में भी आपके पोलिंग बूथ में जो आपकी टीम है उसको स्क्रूटनी के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है, जो भी ड्यूटी में मौजूद थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है मतदान केंद्र की संख्या। तो जो मतदान केंद्र आपको आवंटित हो रखा होगा उसकी आपको मोहर भी मिली होगी, तो मोहर भी यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर आप पेन से लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर मतदान केंद्र की संख्या 45 लिख दिया है। क्या अर्धसैनिक बल की तैनाती हुई है आपके पोलिंग बूथ में? तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी अक्सर नियुक्तियां होती हैं, तो आप इसको यस लिख सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में यदि नहीं हो रखी है आपके मतदान केंद्र में पैरामिलिट्री फोर्स के CRPF के जवानों की नियुक्ति, तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती हुई है कि नहीं हुई है, जो कि सेंसिटिव इलाके होते हैं, सेंसिटिव पोलिंग बूथ होते हैं, क्रिटिकल पोलिंग बूथ भी बोलते हैं उनको, तो उनमें माइक्रो ऑब्जर्वर की अधिकांशतः नियुक्ति होती है। तो आपके पोलिंग बूथ के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि यदि हुई है तो यस लिख दीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप नो लिख दीजिएगा। चौथे नंबर पॉइंट पे देख सकते हैं वीडियो कैमरा की तैनाती हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा आप कि आपके पोलिंग बूथ में वीडियो कैमरे की तैनाती है अथवा नहीं है। अधिकांश पोलिंग बूथों में अब वीडियो कैमरे की तैनाती लगाई जा रही है, तो आप अपने हिसाब से इसको यस या नो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण जो डाटा है, जो कि पीठासीन अधिकारी की डायरी और मतपत्र लेखा प्रारूप 17 से मैच करना चाहिए, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पॉइंट नंबर 5 से। इसको आपको ध्यानपूर्वक भरना है। तो यहाँ पर कुल मतदाता लिखे हुए हैं। तो मान लिया कि आपको जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति मिली है उसमें कुल मतदाताओं की संख्या 920 है, जिसमें पुरुष महिला शामिल हैं। साथ ही यदि थर्ड जेंडर का केस है तो वो भी इसी में शामिल है। और ASD वोटर्स की भी संख्या इसमें हमने मेंशन कर दी है। विधानसभा चुनाव में EDC वोटर्स नहीं होते, तो उनका उल्लेख करने की आपको आवश्यकता नहीं है। कुल मतदान कितना पड़ा है? 920 कुल मतदाता थे, तो 730 यहाँ पर मतदान पड़ा है। 730 जो मतदाता हैं उन्होंने अपने मतदान का प्रयोग किया है मान लिया। तो मतदान का प्रतिशत आप निकाल देंगे। तो मतदान का प्रतिशत निकालने का तरीका आप सभी भली भांति प्रकार से सीख ही गए होंगे कि कुल कितने मतदान पड़े उसमें 100 की मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 730 में आप 100 की मल्टीप्लाई करेंगे और कुल मतदाताओं की संख्या से उसको डिवाइड कर देंगे, यानी भाग दे देंगे। तो 730 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 920, तो ये 79.35% निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको मतदान का प्रतिशत निकाल देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 8 पे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या। तो मान लिया कि आपके विधानसभा क्षेत्र जहां आपकी ड्यूटी लगी है उसमें 9 उम्मीदवार चुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं।
तो एक नोटा भी दावेदार के रूप में होता है, नन ऑफ द अबव जिसको बोलते हैं, तो उनको मिला के ये 10 हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि 9 कैंडिडेट आपके जो विधानसभा क्षेत्र जहां आपको ड्यूटी आवंटित हो रखी है उसमें 9 उम्मीदवारों का नाम होगा तो 10वां नोटा भी होगा। इसी प्रकार से जिस विधानसभा क्षेत्र में जितने उम्मीदवार होंगे उसमें +1 जरूर कर दें नोटा के रूप में। जो एक उम्मीदवार नोटा भी होता है उसको भी मेंशन करना आपको आवश्यक होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट नंबर जो 9 शुरू हो जाता है इसका, कितने अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। तो मान लिया कि जैसे यहाँ पर 9 कैंडिडेट हैं तो उनमें 7 ने अपने पोलिंग एजेंट को नियुक्त किया है संबंधित पोलिंग बूथ में, तो यहाँ पर इनकी संख्या हम 7 लिख देते हैं। अब ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें पीठासीन अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त जो इपिक कार्ड होता है उसके अतिरिक्त दस्तावेजों के आधार पर मतदान करने वाले कुल मतदाता कितने हैं। तो मान लिया यहाँ पर कि इन कुल मतदाताओं की संख्या 210 है, हमने यहाँ मेंशन कर दी। अब आप कह रहे होंगे कि हमने यहाँ पर इस पॉइंट में क्यों ज़्यादा जोड़ दिया। तो यदि किसी पोलिंग बूथ में कुल पड़े मतदान, जैसे मान लिया यहाँ पर 730 मतदान पड़े हैं, उनमें से 50% मतदान ऐसे हैं जो बिना इपिक कार्ड के पड़े हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके जो पार्टी है उसको स्क्रूटनी के लिए बुलाया जा सकता है। और इसीलिए पीठासीन अधिकारियों को चाहिए कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पोलिंग बूथ में बिना इपिक कार्ड वाले ज़्यादा मतदाता आ रहे हैं तो उनको आप समय दे सकते हैं कि आप घर जाके इपिक कार्ड ले आइए और हम आपका वोट डलवा देंगे चाहे कितना भी विलम्ब हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिना इपिक कार्ड के जो वोटर हैं वो कुल मतदान जो पड़ा है उससे 50% ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्या दिखावटी मतदान मोकपोल मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में किया गया है अथवा नहीं। तो ये किया गया होगा। अक्सर पोलिंग एजेंट इन चुनावों में उपस्थित हो जाते हैं, जो समय आप उनको देते हैं सुबह का उसमें ये उपस्थित हो जाएंगे। क्या दिखावटी मतदान के क्लियर किया गया जब सीआरसी कर लेते हैं मोकपोल के बाद, तो ये भी किया होगा, तो इसमें भी आपने यस लिख देना है। क्या मशीन को मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सीलबंद किया गया, तो ये भी किया गया होगा, तो इसको भी आपने यस लिख देना है। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 14 है उसको देख लेते हैं। क्या मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात उनको प्रारूप 17 का एक प्रति दी गई अथवा नहीं दी गई। तो आपको रिसीविंग ले लेनी है और उनको 17C जो मतपत्र लेखा होता है उसकी एक कॉपी भी आपको पोलिंग एजेंट्स को अवश्य दे देनी चाहिए, तो इसको भी आप यस लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ साढ़े 6 बजे के पश्चात, क्योंकि फ़िलहाल जो वर्तमान में वीडियो बन रहा है उसमें अभी जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके अनुसार जो मतदान के समाप्ति का समय वो 6 बजे रखा गया है। हो सकता है कि अभी कुछ समय अभी चुनाव में बाकी है तो ये 6 बजे से 7 बजे भी हो सकता है। तो उस कंडीशन के हिसाब से आप देख लें कि जो भी मतदान समाप्ति का अंतिम समय है उसके बाद भी क्या वोटर थे पोलिंग बूथ के गेट के अंदर, तो उनकी संख्या आपको लिखनी है। तो मान लिया कि ये 15 वोटर अभी लाइन में खड़े थे लेकिन मतदान समाप्ति का समय भी हो गया था, लेकिन ये पोलिंग बूथ के गेट के अंदर थे, तो इनको भी वोट दिया जाएगा। यदि आपके केस में ऐसा नहीं है तो आप इसको 0 लिख सकते हैं। क्या मतदान की अवधि में कोई विशेष घटना हुई अथवा नहीं हुई, तो ये घटना आपको नहीं लिख देनी है और ये हिंदी में लिखेंगे आप। यहाँ पर हमने अपनी सुविधा के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आप तारीख डाल दें जिस तारीख को ये चुनाव संपादित हो रहे हैं और पीठासीन अधिकारी यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर लेंगे और साथ ही नाम भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 16 बिंदुओं की जो रिपोर्ट है ये तैयार हो जाएगी। इसी के साथ साथ 20 बिंदुओं की भी एक रिपोर्ट होती है, उसको भी हम बता देते हैं आपको कि उसको आपको किस प्रकार से फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रारूप आपके स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा 20 बिंदुओं की रिपोर्ट का। मतदान की समाप्ति के पश्चात संग्रहण केंद्र पर सील्ड ईवीएम एवं वीवीपैट तथा अन्य सील्ड अभिलेखों आदि के साथ पीठासीन अधिकारी से प्राप्त की जाने वाली विभिन्न सूचनाओं का ये प्रारूप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य का नाम ये प्रीफिल्ड होगा, जनपद आप लिख सकते हैं जिस जनपद के अंतर्गत जो पोलिंग बूथ आपको आवंटित हो रखा है उसका उल्लेख आप यहाँ कर सकते हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम, तो उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर फिर से लिख दिया है 19 मोतिहारी
आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, जो विधानसभा क्षेत्र आपको आवंटित हो रखी होगी। मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम, और ये भी आपके ड्यूटी में मेंशन होगा, जो ड्यूटी का आपको लेटर मिला होगा उसमें मेंशन होगा, तो उसके हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो 20 बिंदुओं की रिपोर्ट है, इसको भी वन बाई वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले मतदेय स्थल पर मतदाताओं की कुल संख्या। तो मान लिया कि कुल संख्या मतदाताओं की 920 है, जिनमें 400 पुरुष हैं, 520 महिलाएं हैं, थर्ड जेंडर 0 है, तो इस प्रकार इनकी संख्या 920 आ जाती है। तो ये आपको भर देनी है। इसके बाद कुल मतदाताओं ने कितने मतदाताओं ने मतदान किया। तो मान लिया कि कुल मतदाता जिन्होंने मतदान किया वो 730 है, जिनमें कि 320 पुरुषों ने मतदान किया, 410 महिलाओं ने मतदान किया, और थर्ड जेंडर चूंकि आपके पोलिंग बूथ में नहीं है तो इसको आपने 0 लिख दिया। यदि पोलिंग बूथ में है तो आप उनकी संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख लेते हैं पॉइंट नंबर 3 को, निविदत मतों की संख्या। अभी इसमें देख सकते हैं आप कि मान लिया आपके पोलिंग बूथ में यदि टेंडर वोट का प्रोविज़न हो गया, प्रावधान हो गया, तो आप उनकी संख्या 01 लिख देंगे या 02, जितने भी टेंडर वोट पड़े होंगे। और नहीं हैं तो आप इसको 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में हम देख लेते हैं चैलेंज्ड मतों की संख्या। यदि आपके पोलिंग बूथ में चैलेंज मत का भी प्रावधान हो गया तो उस केस में आप यहाँ पर लिख देंगे, मान लिया कि 1 चैलेंज वोट पड़ा या 2 पड़ा, उनकी संख्या आप लिख सकते हैं। और यदि नहीं हुआ आपके पोलिंग बूथ में इस प्रकार का केस तो आप इसको 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो जो भी स्थिति होगी आपके पोलिंग बूथ में उसके अकॉर्डिंग आपको ये भरना है। और पॉइंट नंबर 5 में देख सकते हैं प्रॉक्सी मतों की संख्या। यदि प्रॉक्सी जो वोटर होते हैं उनका प्रावधान आपके पोलिंग बूथ में हुआ है, कोई जो वर्गीकृत सेवाओं में कार्यरत जो कर्मचारी होते हैं, भारतीय सेना के जवान हैं, वो अपने माता पिता, भाई बहन या धर्मपत्नी को अधिकृत कर देते हैं अपना वोट देने के लिए, उनको प्रॉक्सी वोटर बोला जाता है। तो उनकी जगह वोट दे सकते हैं। यदि ये आपके पोलिंग बूथ में आते हैं तो इनकी संख्या यहाँ पर मेंशन कर देनी है। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर 3 मेंशन कर दी। आपके पोलिंग बूथ में यदि प्रॉक्सी वोटर आते हैं तो उनकी संख्या आप उस हिसाब से मेंशन करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप इसको 0 लिख सकते हैं यहाँ पर भी। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, मतदाता फोटो पहचान पत्र ईपिक के द्वारा मतदान करने वाले कुल मतदाताओं की संख्या। यहाँ हमने इनकी संख्या लिख देनी है 520। आपके पोलिंग बूथ में जो भी संख्या होगी उसको आप लिख देंगे। जो रजिस्टर 17 का में भी मेंशन होता है तो उसको आप देख के यहाँ पर भर सकते हैं। आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या। जो ईपिक कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेज जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनके द्वारा कितने मतदाताओं ने मतदान किया तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। मान लिया कि ये 210 इस प्रकार के मतदाता हैं जिन्होंने ईपिक कार्ड के बिना वोट किया, तो उनकी संख्या हमने लिख दी है। नियम 49 MA के निहित प्राविधानों के अनुसार टेस्ट वोट प्रयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या। तो टेस्ट वोट यदि आपके पोलिंग बूथ में हुआ है तो उनकी संख्या आपको मेंशन करनी है, अन्यथा की स्थिति में आप इसको 0 भी लिख सकते हैं। नियम 49 O के अंतर्गत मत न देने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। तो यहाँ पर हमने 0 लिख दी है। यदि आपके पोलिंग बूथ में कोई ऐसी संख्या आती है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, कोई ऐसा मतदाता आता है। उसके बाद कितने मतदाताओं को नियम 49M के अंतर्गत मतदान के लिए अनुमत नहीं किया गया। कोई यदि मतदान की गोपनीयता को भंग करता है तो पीठासीन अधिकारी उनको अपने मत का प्रयोग करने से रोक सकते हैं। तो यदि आपके पोलिंग बूथ में इस प्रकार का कोई केस आता है तो उन मतदाताओं की संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है जिनको मतदान करने से वंचित कर दिया गया, अन्यथा की स्थिति में इसको भी आप 0 लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं। निर्वाचन लड़ने वाले कितने अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता उपस्थित थे। जो पोलिंग एजेंट है वो कितने उपस्थित थे, यहाँ हमने 7 मान के चल लिए कि 7 उपस्थित थे। कुल उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या ये भी 7 है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि पोलिंग एजेंट तो नियुक्त हो जाते हैं लेकिन वो अगले दिन नहीं आ पाते, तो यहाँ पर संख्याओं में इक्वलिटी नहीं आ पाती। तो ये ना माने कि यहाँ हमने 7 लिखा है तो यहाँ भी 7 भरना है, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 है। वो आपके पोलिंग एजेंट की परिस्थिति पर निर्भर करता है कि वो अगले दिन चुनाव के दिन उपस्थित हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये उसके हिसाब से आपको लिखना है। पॉइंट नंबर 13 में देखिए आप, निर्वाचन लड़ने वाले कितने अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं थे। तो मान लिया कि 10 जो वो थे उम्मीदवार जिनमें एक नोटा भी है 9+1, तो उनमें से 7 के उपस्थित थे तो 3 के अनुपस्थित थे, तो हमने यहाँ 3 यहाँ पर लिख दिया है। कुल कितने
प्रवासी भारतीय एनआरआई जो होते हैं मतदाताओं के द्वारा मतदान किया गया। तो एनआरआई वोटर यदि आपके पोलिंग बूथ में आते हैं जो बिना ईपिक कार्ड के होंगे लेकिन वो अपना पासपोर्ट दिखाएंगे तो उनको आप वोट देने देंगे। तो मान लिया कि इस प्रकार के जो एनआरआई हैं जिनकी नागरिकता विदेश की नहीं है, वो भारत के नागरिक हैं लेकिन वो विदेश में रहते हैं, तो इस प्रकार का यदि कोई एनआरआई मतदाता आता है तो उनकी संख्या यहाँ आपको मेंशन करनी है, अन्यथा की स्थिति में आपको इसको 0 लिख देना है। अब मतदेय स्थल पर एएसडी सूची के अनुसार एएसडी मतदाताओं की कुल संख्या, जो एएसडी वोटर्स की जो लिस्ट होगी, एएसडी सूची, वो आपको अलग से प्रदान की जाएगी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अलावा। तो मान लिया कि उस सूची में कुल मतदाताओं की संख्या जो एएसडी सूची में है वो 15 है, और मान लिया कि कोई अचानक से एक एएसडी सूची का एक वोटर आ जाता है, अपनी पहचान सुनिश्चित करा लेता है और वो वोट दे देता है। तो मान लिया कि एक ऐसा वोटर आपके पोलिंग बूथ में आ गया तो उसकी संख्या आपने यहाँ 1 मेंशन कर दी। यदि नहीं आता तो इसको आप 0 लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 17 देखिए, मतदेय स्थल पर किसी कारण से हिंसा या मतदान बाधित हुआ है अथवा नहीं, तो इसको भी आपको नहीं लिखना है। मतदेय स्थल के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई अथवा नहीं, तो इसको भी नहीं लिखना है। मतदेय स्थल पर प्रयोग की गई ईवीएम, तो बैलेट यूनिट का नंबर आपको यहाँ क्रमांक डाल देना है और संख्या लिख देनी है 1। कंट्रोल यूनिट का भी इसी प्रकार से क्रमांक लिखना है और यहाँ संख्या डाल देनी है 1। वीवीपैट के भी यहाँ पर क्रमांक लिख देना है, उसकी संख्या डाल देनी है 1। क्या कोई ईवीएम वीवीपैट परिवर्तित की गई या बदली गई, हाँ या नहीं? तो मान लिया कि आपके केस में इस प्रकार की नौबत नहीं आती तो आप इसको नो लिख सकते हैं। और जब आपने यहाँ पर नो लिख दिया तो यदि हाँ तो कृपया परिवर्तन का समय और कारण अंकित करें। तो चूंकि आप यहाँ नो लिख सकते हैं तो ये संख्या भी नील चले जाएगी। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर आ जाएगा अंत में। तो इस प्रकार आप ये 20 बिंदुओं की रिपोर्ट तथा साथ ही साथ 16 बिंदुओं की जो ऑब्जर्वर रिपोर्ट होती है उसको बड़ी आसानी से भर सकते हैं। लेकिन हमने पहले ही आपको बताया कि इसको भरते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, और जो पीठासीन अधिकारी की डायरी है और जो मतपत्र लेखा 17 ग है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर इन जो मतदाताओं की संख्या है उसको मेंशन करना होगा। साथ ही साथ एक इसमें महत्वपूर्ण जो बात हमने आपको बताई है, बिना ईपिक कार्ड को लाके यदि मतदाताओं की संख्या कुल मतदान की संख्या का 50% आ जाता है तो वो संदेह के दायरे में आ जाता है, और इसीलिए पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि वो अगर ऐसी कंडीशन आपको लग रही है बिना ईपिक कार्ड वालों की संख्या ज़्यादा, तो आप वोटर से बोल सकते हैं कि आप ईपिक कार्ड ले आइए और हम आपको बाद में वोट करवा देंगे मतदान की समाप्ति के पश्चात, यदि आप लाइन में भी खड़े रहते हैं तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य दीजिएगा। साथ ही शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। मिलते हैं आपसे शीघ्र एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।